हेलो एवरीवन, एक बार पुनः आपका स्वागत है समाजशास्त्र शब्दकोश सीरीज के इस दूसरे भाग में। और आज हम कार्ल मार्क्स से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण अवधारणा की चर्चा यहाँ करेंगे, और वो अवधारणा है द्वंद्वात्मकता की अवधारणा। देखिए, जो द्वंद्वात्मकता या डायलेक्टिक्स है वो वास्तव में है क्या? यह तर्कशास्त्र की एक अवधारणा है जिसका अर्थ है कि वाद संवाद की बौद्धिक विवेचना। वाद संवाद की बौद्धिक विवेचना। इस वाद संवाद से आपको कुछ याद आ गया होगा, मैं जानता हूं। मार्क्स की थियरी में इसकी चर्चा हुई है और मार्क्स के दर्शन का मूलभूत आधार है ये जो हीगल का द्वंद्वात्मकता का की अवधारणा जो है। तो सबसे पहले ये समझा जाए कि ऐतिहासिक परिदृश्य में इस अवधारणा का प्रयोग किसने किसने किया। प्लेटो ने द्वंद्वात्मकता का प्रयोग किस संदर्भ में किया? दार्शनिक विचारों के संदर्भ में किया। प्लेटो जो है दार्शनिक विचारों के संदर्भ में इस अवधारणा का प्रयोग करते हैं। सुकरात का क्या कहना है कि सभी विज्ञानों की मूल अवधारणाओं के परीक्षण हेतु द्वंद्वात्मकता का प्रयोग किया जा सकता है। ये सुकरात का मानना था। अरस्तु ये कहते हैं, या अरस्तु द्वंद्वात्मकता के इस सिद्धांत का प्रयोग कैसे करते हैं? तर्क वितर्क के लिए। अरस्तु ने तर्क वितर्क के लिए द्वंद्वात्मकता के इस अवधारणा का प्रयोग किया। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ये तो ऐतिहासिक परिदृश्य में ये सीन उभर कर आती है कि इन विचारकों ने, इन दार्शनिकों ने इस अवधारणा का प्रयोग और किस संदर्भ में किया, उसको क्या अर्थ प्रदान किया। लेकिन समाजशास्त्र में जब हम इस अवधारणा का अध्ययन करते हैं तो वो कार्ल मार्क्स के संदर्भ में करते हैं। देखिए, कार्ल मार्क्स चूंकि जर्मन विचारक थे और उसी समय करीब करीब 1724 से 1804 के बीच एक यूरोपियन दार्शनिक हुए, जर्मन दार्शनिक हुए। उनका नाम था इमैनुएल कांट। उन्होंने यूरोप के आधुनिक दर्शन, मॉडर्न फिलॉसफी में इस द्वंद्वात्मकता के सिद्धांत का प्रयोग किया था। नटशेल में अगर हम समझें कि कांत ने ये कहा कि इस अवधारणा का प्रयोग आनुभविक प्रघटनाओं को नियंत्रित करने वाले नियमों से गैर आनुभविक वस्तुओं की व्याख्या नहीं की जा सकती। ठीक है, मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूं कि इमैनुएल कांट ने द्वंद्वात्मकता शब्द का प्रयोग इस बात की विवेचना करने के लिए किया कि आनुभविक प्रघटनाओं, एम्पिरिकल जो फिनोमेनास होते हैं, जिसका अध्ययन किया जा सकता है, जिसका अगस्त कोम्त कहते हैं, जिसका सत्यापन किया जा सकता है, जिसका अवलोकन किया जा सकता है, जिसका परीक्षण किया जा सकता है, वो सारी घटनाएं आनुभविक प्रघटनाओं की श्रेणी में आती हैं। तो इमैनुएल कांट का यह मानना था कि इस शब्द का प्रयोग इस बात की विवेचना करने के लिए किया जा सकता है कि आनुभविक प्रघटनाओं को नियंत्रित करने वाले नियमों से गैर आनुभविक वस्तुओं की व्याख्या नहीं की जा सकती। ठीक है, यानी कि उन्होंने बाइफरकेट कर दिया, अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब द्वंद्वात्मकता शब्द का एक अर्थ और भी है। द्वंद्वात्मकता शब्द से तात्पर्य है कि द्वंद्वात्मकता तर्क वितर्क की आरोही और अवरोही स्वरूपों में प्रक्रिया है। जैसे आरोही स्वरूप की अगर हम बात करें, आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर, अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आरोही स्वरूप में अब आप अगर द्वंद्वात्मकता के आरोही स्वरूप से देखिए तो उस स्वरूप से आध्यात्मिक यथार्थ के अस्तित्व को दर्शाया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल हम लें, ईश्वर के स्वरूप, जैसे आप कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ये ईश्वर के स्वरूप है। ठीक है, तो आध्यात्मिक यथार्थ के अस्तित्व को दर्शाते हैं ये स्वरूप। ठीक है, अगर हम अवरोही क्रम की बात करें, ये तो आरोही क्रम की बात हो गई थी, आरोही क्रम और अवरोही स्वरूप की बात करें
तो द्वंद्वात्मकता के आरोही स्वरूप से आनुभविक प्रघटना जगत में आध्यात्मिक यथार्थ की अभिव्यक्ति की व्याख्या की जा सकती है। अब आपको मालूम हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप से कि ये इश्यू है, लॉ ऑफ डिस्ट्रक्शन है, ब्रह्मा है, क्रिएशन और संचालन विष्णु जी के पास है। तो अब अनुभविक प्रघटना जगत में आध्यात्मिक यथार्थ, ये जो फंक्शनल जो वैल्यू है ना, अब वो डिस्ट्रक्शन है या सृजन है या संचालन है, उसकी अभिव्यक्ति की व्याख्या की जा सकती है। ठीक है, मार्क्स ने द्वंद्वात्मकता के इस अवधारणा को हीगल से लिया था। ठीक है, और अपने सिद्धांत को व्यवस्थित किया था इस सहायता से। अब देखिए, हीगल ने, पहली बात ये समझ लिया जाए कि हीगल ने द्वंद्वात्मकता के सिद्धांत को किस तरीके से लिया। देखिए, हीगल ने द्वंद्वात्मकता की अवधारणा के तर्क वितर्क एवं प्रक्रिया, तर्कवाद, जिसको बाद में मार्क्स में जब हम पढ़ते हैं थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस, तो तर्क वितर्क एवं प्रक्रिया है ना। तो तर्क वितर्क एक दूसरे के बाइनरी अपोजिशन है, एवं प्रक्रिया, तो दोनों स्वरूपों को मिलाकर विकसित किया उन्होंने। ठीक है, तो हीगल का ये मान्यता थी कि ईश्वर के बारे में आत्मज्ञान मानवीय ज्ञान के माध्यम से होता है। ठीक है, और मानवीय विचारों की जो अवधारणाएं होती हैं वो मानव अस्तित्व के वस्तुपरक स्वरूपों के बराबर होती हैं, तथा इसी के साथ साथ तर्क जो होता है वो मानव प्रकृति के सिद्धांत पर आधारित होता है कि मानव की प्रकृति जिस तरीके की होगी, तर्क का स्वरूप भी उसी तरीके का होगा, तर्क की प्रकृति भी उसी तरीके से होगी। तो हीगल ने द्वंद्वात्मकता को एक ऐसी प्रक्रिया बताया जो अंतर्निहित तत्वों को स्पष्ट करती है और प्रत्येक विकास एवं परिवर्तन कम विकसित या पूर्व अवस्था का परिणाम होते हैं। जैसे मार्क्स को जो हम समझते हैं द्वंद्वात्मकता के परिप्रेक्ष्य से, तो मार्क्स क्या कहता, आदिम साम्यवाद, फिर अर्धभूदास दास प्रथा, फिर सामंत अर्धभूदास। ठीक है, आदिम साम्यवाद, दास प्रथा, सामंत अर्धभूदास, पूंजीपति सर्वहारा, ये क्रम है परिवर्तन का। ठीक है, तो आप देखिए परिवर्तन कम विकसित, यानी कि अगर हम पूंजीपति के पहले वाला सामंतवादी देखें तो कम विकसित था इन कंपैरिजन टू कैपिटलिस्ट मोड। सामंतवादी से कम विकसित था दास प्रथा। ठीक है, तो इस तरह से जो फर्दर स्टेज होती है वो पिछले स्टेज से ज्यादा उन्नत होती है। ठीक है, या पिछली स्टेज कम उन्नत होती है तो वह आप ये कह सकते हैं उसी का परिणाम होती है, उसके अंतर्निहित विरोधाभासी तत्व जो है परिवर्तन के कारक के रूप में उभरते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो नया विकास है वह पूर्ण अवस्था की परिणति है। ठीक है, तो हीगल ने क्या किया, हीगल ने विचारों को महत्व दिया, हीगल ने विचारों को बहुत महत्व दिया। देखिए यहां पर मार्क्स ने संशोधन किया हीगल को, और वहां पर विचार की जगह मार्क्स ने पदार्थ का प्रयोग किया। तो मार्क्स ने हीगल द्वारा पदार्थ के स्थान पर विचारों को अधिक महत्व देने की आलोचना की थी और कहा था कि वैज्ञानिक रूप से वैध द्वंद्वात्मक पद्धति पाने के लिए हीगलवादी द्वंद्वात्मकता को पूरी तरीके से मुझे उल्टा करना पड़ेगा। इसीलिए समाजशास्त्र में आता है कि मैंने हीगल को सर के बल खड़ा पाया और उसे पैरों के बल खड़ा कर दिया। सर के बल मतलब विचार यहां होते हैं, तो इसलिए सर के बल था, उसको पैरों के बल कर दिया। ठीक है, तो आखिरी बात कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की जब आप बात करते हैं, ठीक है, मार्क्स का एक सिद्धांत जो मार्क्स ने दिया द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद वास्तव में प्राकृतिक एवं सामाजिक परिवर्तन के लिए अमूर्त नियम प्रदान करता है, अब्स्ट्रैक्ट लॉज प्रोवाइड कराता है हमें। अगर हम मेटाफिजिक्स या तत्व मीमांसा के ठीक विपरीत अगर देखें, हम तत्व मीमांसा के फीचर्स को दृष्टिगत रखते हुए देखें, तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद इसके ठीक उल्टा है। और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की मान्यता है कि प्रकृति में वस्तुएं अंतर संबंधित वह अंतर्निर्भर होती हैं। ठीक है,
तथा एक दूसरे के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। उत्पादन के संबंध क्या होते थे? मार्क्स जब कहता है कि सामंत अर्धभूदास, ठीक है, तो एक दूसरे को निर्धारित कर रहे हैं। शोषण का लेवल बढ़ा, क्रांति हुई, सामाजिक परिवर्तन हुआ। ठीक है, उसको हम उदाहरण के साथ समझा रहे हैं ताकि आपको ये क्लिष्ट न लगे। तो मार्क्स स्पष्ट कहता है कि जो परिवर्तन का नियम है वही यथार्थ का नियम है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन यथार्थ है। ठीक है, संपूर्ण मानवीय जगत और अजैविकी जगत में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। आप देखिए परिवर्तन नहीं हो रहा है। अगर आप 500 सालों का इतिहास उठाइए तो हम देखिए मानवीय विकास यात्रा कहां से कहां पहुंच गई। अब हम 5G के दौर में रह रहे हैं। ठीक है, जहां एक कमरे में खूब भारी भरकम कंप्यूटर हुआ करता था, अब वो इतने छोटे से नेल टॉप में, लैपटॉप भी नहीं, लैपटॉप से छोटा जो है मोबाइल फोन्स में आप कंप्यूटर के सारे फंक्शंस, लैपटॉप के सारे फंक्शंस करते हैं, तो नेल टॉप इतना बड़ा नाखून के बराबर जो, उस एरा में आप रह रहे हैं। ठीक है, तो यह तथ्य एकदम स्पष्ट है कि वस्तुतः विश्व में कुछ भी शाश्वत रूप में स्थायी नहीं है और प्रत्येक वस्तु निरंतर परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। और यह परिवर्तन, अब यहां देखिए फिर मार्क्स का दर्शन आ जाता है कि यह परिवर्तन, अब चूंकि परिवर्तन के दौर से गुजर रही है तो फिर यह परिवर्तन मार्क्स की दृष्टि में कैसा है? यह परिवर्तन क्रमिक न होकर यकायक क्रांतिकारी रूप में होता है, अचानक होता है, ड्रेस्टिकली होता है। मार्क्स के सहयोगी एंजल्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के 3 प्रमुख नियम दिए थे, एंजल्स ने दिए थे। पहला था विपरीत की एकता एवं संघर्ष का नियम, दूसरा था निषेध का निषेध नियम, और तीसरा है मात्रात्मक से गुणात्मक परिवर्तनों में परिवर्तन का नियम। तो एट अ ग्लांस यह है द्वंद्वात्मकता का सिद्धांत। डिटेल जब आप फुल कोर्स प्रोग्राम या इस तरह की कोई कक्षाएं करेंगे तो वहां विस्तार से संबंधित कक्षा में आपको बताया जाएगा और आप उस व्याख्यान का आनंद ले सकेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कम समय में मैंने इस अवधारणा को स्पष्ट करने का प्रयास किया और इससे आपको लाभ अवश्य पहुंचेगा। फिर मिलते हैं एक नए शब्द के साथ। मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरा जो YouTube चैनल है उसको अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए अपलोडेड वीडियोस की सूचना मिल सके और आप उसका लाभ उठा सकें।